एसपी की जीप हमारे आगे थी। हमारी गाड़ी के पीछे बाबा साईं के गार्ड्स थे, उनके पीछे पुलिस की 2 गाड़ियां थीं। यूं ये काफिला गवर्नर हाउस की तरफ रवाना हुआ। मैं शदीद बेचैनी महसूस कर रहा था। मैंने बाबा साईं से कहा, अगर इस एसपी ने मुझे गवर्नर हाउस में गिरफ्तार किया तो मैं। वो इत्मीनान से बोले, कुछ नहीं होगा बाबा, इस बेवकूफ को गवर्नर हाउस में घुसने कौन देगा। जब तक वो अंदर दाखिल होने की कानूनी कार्रवाई से गुजरेगा उस वक्त तक हमारी गवर्नर साहब से मुलाकात हो चुकी होगी। फिर शायद तुमने मेरे अल्फाज पर गौर नहीं किया। मैंने कहा है कि मेरे आदमी गवर्नर हाउस में कोई मज़ाहमत नहीं करेंगे। सिर्फ गवर्नर हाउस तक अपने वादे का पाबंद हूं मैं। मेरे गार्ड्स तो यूं भी बाहर होंगे। बाबा साईं मुस्कुराए। मैंने संजीदगी से कहा, नहीं बाबा साईं, इससे आपकी पोजीशन बहुत खराब हो जाएगी। मैं उसकी कोई भी ऐसी कोशिश कामयाब नहीं होने दूंगा। मैंने तो उससे इस किस्म का कोई वादा नहीं किया। मुझसे वादा करें कि आप या आपके आदमी इस मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे। बाबा साईं ने कहा, अच्छा, फिक्र मत कर, तुझे भी हाथ पैर हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आराम से इनके साथ चला जाना। मैं सदर मुमलिकत तक भी जा सकता हूँ। अब तू बेफिक्र हो जा। इन्हीं बातों के दौरान में वक्त गुजरने का एहसास ही न हुआ और हम लोग गवर्नर हाउस की पुरशिको इमारत के सामने पहुंच गए। बाबा साईं के कहने के ऐन मुताबिक एसपी को अंदर दाखिले की इजाजत नहीं मिली। सिक्योरिटी ऑफिसर ने बताया कि उसकी लिस्ट पर सिर्फ 2 नाम हैं, सरदार अब्दुर्रहीम और कामरान। एसपी को सिक्योरिटी ऑफिसर से बहस में उलझा छोड़कर हमारी गाड़ी आगे बढ़ गई। वहां मेहमानों के लिए मखसूस पार्किंग थी। फौरन ही सिक्योरिटी के 2 चाकू चौबंद नौजवान नमूदार हुए और उन्होंने फुर्ती से हमारी गाड़ी का जायजा ले डाला। उनका अंदाज ऐसा था कि मेहमान को शाक भी न गुजरे और वो अपने कानूनी फराइज भी पूरे कर लें। उन्होंने ड्राइवर और गार्ड को गाड़ी में इंतजार करने की ताकीद की। फिर खुशामदाना लहजे में बोले, साईं, अगर आप लोगों के पास कोई हथियार हो तो वो सिक्योरिटी रूम में जमा करवा दें। इन मरहलों से फारिग होकर 10 मिनट के बाद गवर्नर साहब के सामने मौजूद थे। वो उस वक्त वर्दी में थे और शायद किसी अहम मीटिंग में जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने पुरतपाक अंदाज में बाबा साईं और मुझसे मुसाफा किया। फिर हमें सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डालते हुए खुद भी बैठ गए। रस्मी जुमलों के तबादले के बाद बाबा साईं ने गवर्नर साहब से कहा, साईं, ये कामरान है। मैंने कल आपसे। गवर्नर साहब ने हैरत से सरतपा मेरा जायजा लिया। बोले, ये कामरान है? ये तो किसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लगता है। इतना कमसिन और खूबरू जवान इन चक्करों में कैसे पड़ गया? बाबा साईं ने सपाट लहजे में कहा, यह लंबी कहानी है साईं। बेशुमार केस तो ऐसे हैं जो इस पर जबरदस्ती बनाए गए हैं। मैं तो विनोद पांडे के हवाले से कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। गवर्नर साहब ने चौंक कर मुझे देखा, फिर बोले, तुम वही हो जिसने रॉ के खौफनाक एजेंट विनोद पांडे पर उसके अपने मुल्क में जमीन तंग कर दी थी। वो इंतहाई हसास नौयत के कागजात थे। तुम्हारा वो कारनामा ही ऐसा है कि तुम्हारे तमाम केस खत्म किए जा सकते हैं। फिर वो कुछ तवक्कुफ के बाद मुस्कुरा कर बोले, मगर एक शर्त है, आइंदा भी कोई ऐसा मौका आया तो तुम पीछे नहीं हटोगे। मैंने पहली दफा जुबान खोली, कहा, ये मेरा मुल्क है सर। मैं ये कैसे बर्दाश्त कर लूंगा कि कोई मेरी माँ की चादर सर से खींच ले और मैं तमाशा देखता रहूं। भारत वाले तो खैर मेरे दुश्मन हैं ही, मगर यहाँ का कानून भी मेरे सर का तलबगार है। यहाँ आने से कबल भी पुलिस के एक एसपी साहब ने मुझे गिरफ्तार करना चाहा था। मेरे हाथ पैर बंधे होंगे तो मैं भला क्या कर सकूंगा। गवर्नर साहब ने शफकत से कहा, डोंट वरी माय बॉय, मैं अभी ऑर्डर जारी कर देता हूं कि आइंदा तुमसे बाज़पुर्स न की जाए, मगर तुम्हें बहुत एहतियात से चलना होगा। सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा माजी है। अगर जरा सी भी लग़ज़िश हो गई तो खुफिया एजेंसियां फिर तुम्हारे पीछे लग जाएंगी। एक इम्कान ये भी है कि मेरे बाद आने वाला ऊपर वालों के दबाव में आकर मेरे इन अहकामात को यकसर मुस्तरद कर दे। हाँ, जब तक मैं गवर्नर हूं तुम एक आम शहरी की हैसियत से रह सकते हो। तुम्हारी हैसियत उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक तुम मुल्की कवानीन के खिलाफ कोई काम नहीं करते। फिर उन्होंने बेल बजाकर अपने अर्दली को तलब किया और उससे कहा कि समद साहब को मेरे पास भेज दो। समद साहब कर्नल रैंक के एक मुनहिनी से आदमी थे। वो गवर्नर साहब के सेक्रेटरी थे। गवर्नर साहब ने उन्हें फौजी अंदाज में मेरे मुतल्लिक मुख्तसरन हिदायत दी, जिन्हें उन्होंने तवज्जो से सुना और दरमियान में सिर्फ यस सर और ओके सर की गर्दान करते रहे। गवर्नर साहब ने कहा, ये ऑर्डर्स इसी वक्त से नाफिजुल अमल होंगे। समद साहब ने फिर वही दोहराया, ओके सर। मैं अभी इस सिलसिले में सब जगह वायरलेस कर देता हूँ। वो अपनी फाइलें समेट कर चले गए। मेरा अंदाजा था कि वो फाइलें भी मुझी से मुतल्लिक थीं। इस दौरान में एक बावर्दी बैरा चाय और दीगर लवाजमात की ट्रॉली लेकर आ गया और रोबोट के से अंदाज में लौट गया। चाय पीते हुए गवर्नर साहब ने कहा, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं आपको ज्यादा वक्त नहीं दे सकूंगा साईं। अभी सदर साहब इस्लामाबाद से आने वाले हैं, मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है। मैं जानता था कि सदर साहब कभी एयरपोर्ट से नहीं आते, वो PAF बेस माड़ीपुर के जरिए ही आते हैं, मगर मैंने अपनी इस राय का इजहार न किया।
उसी वक्त एक बावर्दी मेजर कमरे में दाखिल हुआ और उसने जोरदार अंदाज में गवर्नर साहब को सलूट किया। फिर बोला, सर आईजी साहब आपसे मिलना चाहते हैं। गवर्नर साहब बोले, अभी तो मैं सदर साहब को रिसीव करने जा रहा हूँ, उनसे कहिए बाद में मुझसे मिल लें। अगर कुछ ज्यादा ही इमरजेंसी है तो वो भी मेरे साथ ही चलें, उन्हें भी शायद एयरबेस ही जाना होगा। मेजर उसी तरह सल्यूट करके रुखसत हो गया। मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं पीटर के बारे में गवर्नर साहब को बता दूं, मगर फिर यह सोचकर खामोश हो गया कि पीटर बाकायदा अमेरिकन पासपोर्ट पर पाकिस्तान आया होगा। गवर्नर साहब फौरन उसकी रिहाई का हुक्म देंगे, फिर वो यहीं दंदनाता फिरेगा। मैंने यूं ही सरसरी अंदाज में कहा, सर हमारे मुल्क में बेशुमार खुफिया एजेंसियां मुख्तलिफ महाजों पर सरगर्म अमल हैं, उसके बावजूद यहाँ दूसरे मुल्कों के सीक्रेट एजेंट कैसे आ जाते हैं? गवर्नर साहब मेरी इस बात पर मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट में मुझे वाज़े तौर पर तहकीर का शायबा दिखाई दिया। फिर वो पुरसुकून लहजे में बोले, हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि चोटी के सियासतदान से लेकर मिनी बस का कंडक्टर तक सियासत पर खुद को अथॉरिटी समझता है। अब तो आम आदमी को भी हर सफेद नाम CIA, मोसाद या KGB का एजेंट मालूम होता है। हमारे पास इंतहाई तरबियत याफ्ता लोग हैं, खास तौर पर हमारी ISI और SSG तो हमारा सरमाया है। तुम जैसे गैर तरबियत याफ्ता लोगों के हाथ अगर इत्तेफाक से कोई केस लग जाए तो ये समझना कहाँ की अक्लमंदी है कि हमारी एजेंसीज हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं। मेरा दिल तो चाहा कि इसके जवाब में उन्हें खरी खरी सुना दूं कि वो अपनी सारी तकरीर भूल जाएं, मगर बाबा साईं ने इशारे से मुझे रोक दिया। उसी वक्त वो मेजर फिर बरामद हुआ और उसी तरह सल्यूट करके बोला, सर IG साहब अभी और इसी वक्त आपसे मिलना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं साहब से सिर्फ 5 मिनट की मुलाकात चाहता हूँ। गवर्नर साहब ने कहा, ठीक है बुलाओ उन्हें। फिर वो उठ खड़े हुए और हम दोनों से बारी बारी मुसाफा करने के बाद वो मुझसे मुखातिब हुए। तुमने मुल्क के लिए जो गिरां कदर खिदमात अंजाम दी हैं, ये उसका इनाम है कि अब तुम एक आज़ाद और मुअज़्ज़ज़ शहरी की तरह जिंदगी गुजारोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। हम बाहर निकलने ही वाले थे कि IG साहब कमरे में दाखिल हुए। उनके पीछे पीछे वो नौजवान SP भी था जो मुझे गिरफ्तार करना चाहता था। गवर्नर साहब ने रिस्ट वॉच पर नजर डाली, बोले, व्हाट इज द प्रॉब्लम? मेरे पास सिर्फ 2 मिनट हैं। IG ने सपाट लहजे में कहा, मैं कामरान को गिरफ्तार करने आया हूँ। इट विल ओनली टेक हाफ अ मिनट सर। गवर्नर साहब बोले, फॉरगेट इट, यू विल सून रिसीव माई ऑर्डर्स अबाउट कामरान। ये कहकर गवर्नर साहब कमरे से निकल गए। उनके साथ साथ हम भी कमरे से बाहर आ गए। SP की हालत उस वक्त दीदनी थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो मुझे वहीं खड़े खड़े शूट कर दे। मैंने जाते जाते उसकी तरफ हाथ हिलाया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। गवर्नर हाउस से बाहर निकलकर मुझे अंदाजा हुआ कि SP ने तो खासे बड़े पैमाने पर मेरी गिरफ्तारी का बंदोबस्त कर रखा था। बाबा साईं के गार्ड्स की गाड़ी भी पुलिस मोबाइल्स के घेरे में थी। SP भी हमारे पीछे ही पीछे अपनी जीप में बाहर निकला था। उसने शायद अपने आदमियों को इशारा कर दिया था कि बाबा साईं को जाने दिया जाए। हमारी गाड़ी बाहर निकलते ही पुलिस मोबाइल्स ने न सिर्फ हमें रास्ता दिया बल्कि बाबा साईं के गार्ड्स को भी रास्ता दे दिया। मैंने कहा, बाबा साईं मेरा ख्याल है कि यहाँ से सीधे अपने बंगले पर चलें। ये लोग हमारे ताक़ुब की कोशिश जरूर करेंगे। मैं नहीं चाहता कि पोल्ट्री फार्म इनकी नजरों में आए। वो बोले, ठीक है बाबा। उन्होंने ड्राइवर को हुक्म दिया, यहाँ से बंगले पर चलो। मैंने डरते डरते कहा, बाबा साईं अब तो मैं आजाद हूँ, अब मुझे वहां भीड़ भाड़ की जरूरत नहीं है। मेरे लिए तैमूर और ग्लोरिया ही काफी हैं। अगर महरम खान अपने आदमियों के साथ पहुंच गया हो तो आप उसे वापस भेज दें। बाबा साईं ने कहा, इस मौजू पर बाद में बात होगी। वो शायद ड्राइवर या गार्ड के सामने कोई बात नहीं करना चाह रहे थे। फिर बोले, वैसे मुझे आज शाम तक या फिर कल सुबह सवेरे गोट्स जाना है। हम घर पहुंचे तो गेट खुलने से पहले ही अली मुराद भी गाड़ी से कूद कर नीचे आ गया। पोर्च में पुराने मॉडल की जीप खड़ी हुई थी जो बुरी तरह मिट्टी में अटी हुई थी। बाबा साईं ने पुरख्याल अंदाज में कहा, मेरा ख्याल है कि महरम खान और उसके साथी आ गए हैं। ड्राइवर के दरवाजा खोलने पर वो गाड़ी से बाहर आ गए। बरामदही में वहशतनाक शक्लों और खौफनाक हुलियों वाले कई आदमी मौजूद थे। उन्होंने आगे बढ़कर बाबा साईं के पैर छूना चाहे, मगर वो उन्हें नजरअंदाज करते हुए बावकार अंदाज में अंदर चले गए। अपने कमरे में पहुंचकर बाबा साईं ने मुझसे कहा, मैंने महरम खान और उसके साथियों को तुम्हारी मदद के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि वो पिछले कई माह से कुछ ज्यादा ही सरकश हो गया है। अव्वल तो गांव का कोई आदमी उसके मुकाबले पर आने की जुर्रत ही नहीं करेगा। सिर्फ अली मुराद ही है जो उससे टकराने की हिम्मत रखता है, मगर वो इस वक्त मेरे लिए बहुत अहम है। मैं नहीं चाहता कि महरम खान उसे मार दे या जिंदगी भर के लिए अपाहिज कर दे। मैंने ये बातें गाड़ी में तुम्हें इसलिए नहीं बताई थी कि मुमकिन है ड्राइवर या गार्ड बातों बातों में उसे बता दें। फिलहाल तो उनकी नजरों में महरम खान मेरा खास आदमी है। मैंने कहा, महरम खान या उसके किसी साथी को हमारे पोल्ट्री फार्म का इल्म है? बाबा साईं ने कहा, नहीं, वो कराची कभी कभार ही आता है और हमेशा किसी अच्छे होटल में ठहरता है। इस दफा चूंकि मेरे बुलाने पर आया है इसलिए तुम्हें बंगले में नजर आ रहा है। मैंने कहा, अभी फौरी तौर पर उसकी सरकशी निकाल दूं? वो बोले, ये और भी अच्छा है। उसके साथियों के सामने उसकी हड्डियां तोड़ोगे तो फिर कोई सर उठाने की जरूरत नहीं करेगा।
मैं चाहता हूं कि महरम खान यहां से अपने पैरों पर चल कर न जाए। मैंने कहा, तो फिर जरा बुलाइए उसको, मैं भी तो देखूं कि वो है क्या भला। बाबा साईं ने आवाज लगाई, अड़े छोरा। फौरन ही एक मुलाजिम मुअद्दब अंदाज में आ खड़ा हुआ, हुक्म साईं। वो बोले, बाबा महरम खान को बुलाओ। मुलाजिम ने जल्दी से कहा, हाजिर साईं। उल्टे कदमों वापस लौट गया। उसी वक्त पोर्च में कोई गाड़ी रुकने की आवाज आई। फिर फौरन ही अली मुराद आ गया। बोला, साईं कामरान साईं के दोस्त आए हैं, उनके साथ 2 लड़कियां भी हैं। बाबा साईं ने कहा, उन्हें अंदर भेज दो। अली मुराद जा ही रहा था कि एक लंबा तड़ंगा, मजबूत हाथ पैर और भयानक चेहरे का आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर घनी दाढ़ी थी, मूछें भी इतनी घनी थीं कि उसके होंठ भी छुप कर रह गए थे। उसने रिवायत के खिलाफ साईं के पैर छुए बगैर कहा, आपने मुझे बुलाया साईं? उसकी आवाज भारी और लहजा इंतहाई करख्त था। बोले, हाँ मैंने तुझे बुलाया है। बाबा साईं का मूड एकदम ऑफ हो गया। उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया, बोले, ये कामरान है, ये समझ ले कि ये भी मुझे उतना ही अजीज है जितना नासिर अजीज था। यहाँ इसके कुछ दुश्मन पैदा हो गए हैं, तुझे दिन रात इसकी हिफाजत करनी है। बाबा साईं ने तहक्कुमाना अंदाज में कहा, इसे अगर खराश भी पहुंची तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा और तू मेरे गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ है। उसी वक्त तैमूर, शाजिया और ग्लोरिया कमरे में दाखिल हुए। महरम खान ने एक नजर उन लोगों को देखा, फिर बोला, किस जमाने की बात कर रहे हैं साईं? उसका अंदाज तहकीरामेज था। वो बोला, अब मैं वो महरम खान नहीं है जो आपकी या नासिर की आवाज सुनकर कांप जाता था। अब महरम खान एक आजाद पंछी है। मीर साईं ने मुझे लाखों रुपए की ऑफर की है और मैं भी सोच रहा हूं कि मैं उसे कबूल कर लूं। बाबा साईं गजबनाक अंदाज में दौड़ते हुए खड़े हो गए। महरम खान, अब तेरी जुर्रत इतनी बढ़ गई है कि तू मुझसे इस अंदाज में बात कर रहा है, मेरे सामने मीर साईं का नाम ले रहा है। तेरी तो 7 पुश्तों ने हमारा नमक खाया है, अब तू नमक हरामी भी करेगा? महरम खान बेनियाजी से बोला, करना पड़ता है साईं, सब कुछ करना पड़ता है। या तो वाकई वो बाबा साईं से खौफजदा नहीं था, या फिर उसके मुंह में बाबा साईं के किसी दुश्मन की जबान बोल रही थी। मैंने पहली दफा जबान खोली। मैंने कहा, तुम्हें अपने उन उजड़ और गवार साथियों पर इतना गुरूर है? वो सिर्फ ट्रेनों में डकैतियां कर सकते हैं, देहात के लोगों पर जुल्म तोड़ सकते हैं। ये कराची है महरम खान, अपने साथियों को तू अभी और इसी वक्त यहाँ से दफा कर दे। मैंने जानबूझकर उसे इश्तियाल दिलाया। महरम खान चीख कर बोला, इसकी बातें सुन रहे हैं साईं? बाबा साईं का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो गरज कर बोले, मेरे टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते, तू अब मुझी पर गुर्रा रहा है। महरम खान ने सरकशी के अंदाज में कहा, ठीक है साईं, मैं वापस जा रहा हूँ, आपसे भी अब गोठ में मुलाकात होगी। उसका अंदाज वाज़े तौर पर धमकी वाला था। शायद बाबा साईं के मुखालिफिन ने उसे कुछ ज्यादा ही बांस पर चढ़ा दिया था। मैंने सर्द लहजे में कहा, ठहर जा महरम खान, बाबा साईं की इजाजत के बगैर तू इस बंगले से तो क्या, इस कमरे से भी नहीं निकल सकता। बाबा साईं ने कहा, इसे कमरे से बाहर निकलने दो कामरान, ताकि इसके जीदार और सूरमा साथी भी तो इसका हशर देख लें। महरम खान ने शाने से लटकी हुई 7mm की ऑटोमेटिक राइफल उतार ली। बोला, मुझे रोकने की जुर्रत किस में है? मैंने तहकीर आमेज लहजे में कहा, वाह वाह, मैं तो तुम्हें मर्द समझता था महरम खान। राइफल के बलबूते पर तो लड़कियां भी बड़े बड़े सुरमाओं को ढेर कर देती हैं। अगर वाकई मर्द हो तो खाली हाथ मुझसे मुकाबला करो। महरम खान ने दीवानावार कहा लगाया। बोला, तुमसे मुकाबला? साईं इसको समझाओ, अपनी जान से बेजार है तो किसी ट्रक या बस के सामने आ जाए। मैं बरकरफ्तारी से उछला और उसकी राइफल झपटता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। लम्हे भर को तो महरम खान भी सकते में रह गया। उसे शायद मुझ जैसे शहरी आदमी से ऐसी जुर्रत की तवक्को नहीं थी। उस खौफनाक शक्ल, सुर्ख अंगारा सी आंखें और गेंडे की तरह मजबूत जिस्म को देखकर ही आम आदमी के पसीने छूट जाते होंगे। रही सही कसर उसकी आवाज से पूरी हो जाती होगी। वो सिर्फ एक लम्हे के लिए हैरत ज़दा हुआ था, फिर उसने बर्क रफ्तारी से पहलू में लटके हुए होल्स्टर से रिवॉल्वर निकालना चाहा, मगर मैंने सर्द लहजे में कहा, नहीं महरम खान, अब हरकत मत करना, वरना मैं फायर करने में जरा भी देर नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारी जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर कितना इनाम है। मेरे फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि हुकूमत ने उसकी गिरफ्तारी पर कुछ इनाम भी रखा है। मैंने अंधेरे में तीर फेंका था जो निशाने पर बैठा। महरम खान दांत पीस कर बोला, तो तुझे पैसा चाहिए? बोल, कितना पैसा चाहिए तुझे? उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए थे। मैंने कहा, जितना पैसा मुझे चाहिए वो तेरी 7 पुश्तें भी अदा नहीं कर सकती। दीवार की तरफ मुंह करके दोनों हाथ दीवार से टिका कर खड़ा हो जा। महरम खान ने शोलाबार आंखों से मेरी तरफ देखा, फिर झटके से दीवार की तरफ मुंह कर लिया। मैंने उसे सुलगाने को कहा, बस काफी है, अब मेरी तरफ घूम जा। मैंने तैमूर को उसकी तलाशी लेने का इशारा किया। महरम खान ने तैमूर को अपनी तरफ बढ़ते देखा तो मुस्कुराया। उसका ख्याल था कि वो तैमूर को ढाल बनाकर मुझे मजबूर कर सकेगा, मगर वो तैमूर था।
वो अब तक बेशुमार बैनुल-अक़वामी मुजरिमों और गैर मुल्की तरबियत याफ्ता एजेंटों से निमट चुका था। महरम खान उसके सामने क्या हैसियत रखता था। तैमूर ने ऐसे जाविये से उसकी तलाशी ली कि वो किसी भी मरहले पर मेरे और महरम खान के दरमियान ना आ सके। महरम खान के पास एक रिवॉल्वर तो था ही, उसकी जेबों से बारीक फल वाले 2 धारी खंजर भी बरामद हुए। वो खंजर देखकर मैं चौंक उठा। मखसूस किस्म का वो खंजर इससे पहले मैं विनोद पांडे के पास देख चुका था। इन खंजरों को किसी इंतहाई सरीउल असर जहर में बुझाया जाता था। कांता का ख्याल था कि इनसे जख्मी होने वाला चंद ही दिनों में दम तोड़ देता है। मुझे महरम खान के पास वो खंजर देखकर वाकई हैरत हो रही थी। मेरे जहन में पहला ख्याल यही आया कि क्या महरम खान का ताल्लुक भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से है। अगर ऐसा था तो उसकी सरकशी भी समझ में आ रही थी। डाकू कितने ही ताकतवर और सरकश क्यों ना हो, मगर वो इलाके के वडेरे के सामने यूं आंखें निकाल कर बात नहीं कर सकते। पहले मेरा इरादा था कि बाबा साईं की ख्वाहिश के मुताबिक महरम खान के हाथ पैर तोड़कर उसके साथियों के हवाले कर दूंगा, मगर अब मेरा इरादा बदल गया था। अब मैं उसे जिंदा रखना चाहता था, उससे पुछगिछ करना चाहता था। तैमूर भी मेरी लम्हा बलम्हा बदलती हुई सूरत देख रहा था। रिवॉल्वर खाली करके वो पहले ही एक तरफ उछाल चुका था, अब खंजर भी एक तरफ फेंकने वाला था कि मैंने उसे ऐसा करने से रोक दिया। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा, ये खंजर फेंकने के बजाय मेरे हवाले कर दो। तैमूर ने मेरी तरफ दोनों खंजर बढ़ाए। बस उसी लम्हे मैं महरम खान से गाफिल हो गया, वो भी इसलिए कि तैमूर चंद लम्हे के लिए मेरे और महरम खान के दरमियान में हायल हो गया। महरम खान की फुर्ती काबिल दाद थी। उन्हीं लम्हात से फायदा उठाते हुए वो पुश्त से तैमूर पर हमलावर हुआ। उसने तैमूर की पुश्त पर इतनी जोरदार लात मारी कि वो उछलकर मुझ पर आ गिरा। अगर मैं बर वक्त खुद को बचा न लेता तो वही खंजर मेरे पहलू में उतर जाता जो तैमूर मुझे दे रहा था। तैमूर ने उसे गाली देना चाही, तेरी तो, मगर बाबा साईं और शाजिया की वजह से खामोश हो गया। महरम खान ने न सिर्फ तैमूर की पुश्त पर जोरदार लात जमाई, बल्कि झपट कर पुश्त से उसकी गर्दन भी दबोच ली। मैं उस वक्त अजीब सूरत हाल से दो चार था। मैं तैमूर और महरम खान के नीचे बुरी तरह दब कर रह गया था। एक तो 195 पाउंड तैमूर का वजन, फिर महरम खान का देव पैकर वजूद। मेरा अंदाजा था कि उसका वजन किसी भी तरह 250 पाउंड से कम नहीं होगा। मुझे सांस लेना तक मुहाल हो रहा था। मैंने घुटी घुटी आवाज में तैमूर से कहा, अपने हाथ में मौजूद खंजर दूर उछाल दो, ये इंतहाई खतरनाक जहर में बुझे हुए हैं। तैमूर ने कोशिश करके वो दोनों खंजर दूर उछाल दिए। अचानक ग्लोरिया महरम खान की तरफ बढ़ी, मगर बाबा साईं ने उसे बुरी तरह झिड़क दिया। बोले, नहीं बाबा, तुम इसे हाथ भी मत लगाना, वरना ये लोगों से कहता फिरेगा कि सरदार अब्दुर्रहीम अब इतना कमजोर हो गया है कि वो लोगों को औरतों से पिटवाता है। तैमूर की कोशिश यही थी कि मुझ पर कम से कम वजन पड़े। उसने अपने दोनों हाथ जमीन पर टिकाकर किसी तरह मेरे लिए इतनी जगह बना ली कि मैं उन दोनों के नीचे से निकल सकूं। मैं खिसक कर बाहर आ गया, मगर मेरा निचला धड़ अब भी उन दोनों के नीचे फंसा हुआ था। लेकिन बहरहाल मैं अपने हाथों को हरकत दे सकता था। महरम खान ने तैमूर की गर्दन इतनी मजबूती से थामी हुई थी जैसे उमूमन सपेरे खौफनाक सांपों को काबू करने के लिए पकड़ते हैं। तैमूर की आंखें उबली पड़ रही थीं और उसके चेहरे से शदीद अजियत का इजहार हो रहा था। उसकी जगह कोई और होता तो कब का बेहोश हो चुका होता। मैंने सरगोशी में तैमूर से कहा, पूरी तरह मेरे ऊपर झुक जाओ ताकि मेरे हाथ महरम खान तक पहुंच जाएं। मैंने ये जुमला इंग्लिश में अदा किया था, मगर फौरन ही महरम खान की गुर्राहट सुनाई थी। ये झुक जाए या खड़ा हो जाए, अब मौत तुम दोनों का मुकद्दर है। इसका मतलब ये था कि महरम खान पढ़ा लिखा है। तैमूर तेजी से मेरे ऊपर झुक गया। मैंने बरकी सूरत से वही दाव महरम खान पर आजमाया जो वो तैमूर पर आजमा रहा था। मैंने पुश्त से उसकी गर्दन दबोच ली। उसकी गर्दन किसी सांड की तरह मजबूत और मोटी थी, मगर मेरी गिरफ्त भी कमजोर नहीं थी। मैं चाहता तो एक ही झटके में उसकी गर्दन तोड़ भी सकता था, मगर अभी उससे बहुत कुछ मालूम करना था। मेरा जहन उन मखसूस खंजरों की वजह से उलझ कर रह गया था। भला महरम खान का इन खंजरों और रॉ से क्या ताल्लुक हो सकता था? मैंने महरम खान की गर्दन पर मजीद दबाव बढ़ाया तो वो बिफरे हुए सांड की तरह उछलने लगा। इस चक्कर में तैमूर बुरी तरह पिस कर रह गया, मगर मैंने देखा कि महरम खान ने उसकी गर्दन छोड़ दी थी। इसी उछल कूद में तैमूर चिकनी मछली की तरह फिसल कर हम दोनों के दरमियान से निकल गया। तैमूर को अंदाजा हो गया था कि बाबा साईं इस लड़ाई में उसकी मुदाखलत भी पसंद नहीं करेंगे, इसलिए वो इत्मीनान से उस कोने में जाकर वो खंजर उठाने लगा जो महरम खान की जेब से बरामद हुए थे। मैंने महरम खान की गर्दन पर मजीद दबाव बढ़ा दिया। उसके मकरूह चेहरे पर पहले हैरत और फिर अजियत के तासुरात जाहिर हुए। वो भी दोनों हाथों से मेरा गला घोंटने की कोशिश कर रहा था। गर्दन पर दबाव पड़ते ही उसकी गिरफ्त कमजोर पड़ गई। मैंने बाएं हाथ से उसके जबड़े पर एक घूंसा भी रसीद कर दिया। देखने वालों के ख्याल में तो वो घूंसा ही था, मगर महरम खान से पूछा जाता तो वो यही कहता कि मेरे जबड़े पर 10 किलो का बीम पड़ा है। उसके मुंह से खून बहने लगा। जबड़े की हड्डी शायद टूट गई थी और उसके चंद दांत भी उखड़ गए थे।
मेरा वो हाथ कुछ ज्यादा ही जोर से पड़ गया था। चेहरे पर घूंसा पड़ते ही महरम खान के औसान चंद लम्हे के लिए खता हुए, चंद लम्हों के लिए इसलिए कि वो इंतहाई सख्त जान था, और फौरन ही संभल गया। मगर उस वक्त तक मैं उसे अपने ऊपर से उछाल चुका था। वो गुर्राता हुआ फिर मेरी तरफ झपटा, मगर मैंने फिर पुश्त की तरफ से उसकी गर्दन दबोच ली। इस मर्तबा मैंने हाथ कुछ हल्का ही रखा। मैं महरम खान को उसी हालत में धकेलता हुआ बाहर की तरफ ले चला। उस वक्त महरम खान की हालत काबिल रहम थी। उसके मुंह से बुरी तरह खून बह रहा था, जबड़ा बुरी तरह सूज गया था, और वो मुझे समझ में न आने वाली गालियां दे रहा था। शायद उसे बोलने में भी तकलीफ महसूस हो रही थी। मैंने बाबा साईं की तरफ देखा। उनके चेहरे पर फख्र और गुरूर की चमक थी, गोया मैंने महरम खान को जेर करके कोई कला फतह कर लिया हो। तैमूर और ग्लोरिया मेरे पीछे पीछे थे।